अभी हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पे, मतलब चार्ज का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है और एक दो क्लासेस तक अभी हम लोग चार्ज के बारे में ही या उससे रिलेटेड बातें ही करेंगे। लेकिन इसमें सिलेबस में आ रही वो सारी चीज़ें जो अब तक आ चुकी है एग्जाम में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे ही हम लोग पैरेलल डिस्कस करते जा रहे हैं इन डिटेल्स में। कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए, आए हुए कुछ क्वेश्चन या जो आने वाले क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक जितना एनसीईआरटी ने लिखा है उसके अंदर जा जा के हम चीज़ों को खोज के निकाल के आपको बता रहे हैं। आप बुक पढ़िए, आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें ना बहुत कम शब्दों में लिखी है और उसके अंदर में 3-4 बातें छिपी रह जाती हैं जो आपको खुद से नहीं हो पाएगा। उसी के लिए आप लोग क्लास वगैरह आते हैं। तो एनसीईआरटी मेन मोटिव होगा हमारा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट इन डिटेल्स में है वो हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या होता है, वो कैसे एक्ट करता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और चार्ज के कुछ यूनिट्स के बारे में जो पॉपुलरली नोन है या जिनको याद रखना है, जैसे कि एसआई यूनिट चार्ज का कूलम होगा। चार्ज क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में? नहीं, एसआई सिस्टम में ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, एमकेएसक्यू सिस्टम में ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। नहीं, तो ये कुछ बातें हैं आपको। कुछ चार्ज के पॉपुलर यूनिट थे, जैसे फराडे लार्जेस्ट यूनिट होता है चार्ज का, 96,500 कूलम के बराबर होता था। फ्रैंकलिन जो ईएसयू यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट भी आप कह सकते हैं इसे, जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का होता है, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होता था। ये कुछ वैल्यूज थे जो तुम्हें याद रखने हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेनली चार्जिंग पे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बेसिक चीजें, कंडक्टर और इंसुलेटर। देखो, कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब तो तुम्हें पहले से भी पता है। कुछ चीजें जो हमें बतानी है उसे देख लेते हैं। हुआ क्या कि आपको पता है कि जो पुराने जमाने में चार्जिंग का कंसेप्ट आया वो फ्रिक्शन से आया, कहीं न कहीं रबिंग वाली घटना हो रही थी जिसकी वजह से चार्ज हुआ चीजें, कि मतलब एक जैसे एम्बर सिल्क के साथ रब हुआ और एम्बर लाइट पीसेस को, पेपर के छोटे छोटे पीसेस को हो सकती है या हल्की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती थी। ये एम्बर वाली घटना थी। ये हुआ क्यों था? चार्ज की वजह से, क्योंकि एम्बर चार्ज हो गया था। अब एम्बर कंडक्टर है कि इंसुलेटर? नहीं पता। ऐसे इंसुलेटर है, लेकिन कोई बात नहीं, सिल्क भी इंसुलेटर। आप रहने दो कंडक्टर को, आप एक ग्लास रड ले लो, ग्लास रड होता है ना, ग्लास पाइप या ग्लास रड ले लो, या प्लास्टिक रड ले लीजिए, ठीक है। आप प्लास्टिक रड को रब करवाइए, जैसे पेन होता है प्लास्टिक का, उसे आप रब करवा लो अपने बालों के साथ। तो आपने ये देखा है कि वो पेपर के पीस को, कुछ दुष्यंत ढूंढ रहा है बाल, अरे दुष्यंत भूल गया था, अंकित के पास है, यूज करो तब तक। तो अगर आप उसे रब करते हैं तो वो पेपर की पीस को अटैक करती है ना। मतलब प्लास्टिक रड चार्ज हो गया, जिस वजह से वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग वाली फिनोमेना है, चिपकाने वाली फिनोमेना है, वो शो कर पा रही है। अगर वहीं पे आप ग्लास रड के जगह आप कोई मेटालिक रड ले लीजिए, आयरन का, या घर में आता है ना छोलनी, चम्मच, नहीं तो ये सब मेटालिक रड हो गए। पढ़ा है ना कभी कभी? नहीं, छलनी से नहीं पढ़ा ही होगा, बोलोगे नहीं शर्म से, अभी ने कभी पढ़ा ही होगा। अस्त्र छलनी वाला ना, कोई बात नहीं। आप या मान लो स्पून, चम्मच, ध्यान से पहले घटना समझो बाबू प्लीज, लिखना नहीं है अभी। तो आप स्पून को मान लो वुल के साथ, सिल्क के साथ या किसी के साथ रब करवा दीजिए, ठीक है। और वुल को, मतलब वो स्पून जो है, मेटालिक रड आपने जो लिया है, उसे पेपर की पीस के पास ले जाओ। क्या वो अट्रैक्ट करेगी? अट्रैक्ट करती है? नहीं करेगी। आज जाके घर में करना, ठीक है। आप एक पतला सा, जैसे पेन जैसी पतली कोई रड ले लीजिएगा, नहीं आयरन का या छड़ वगैरह आता है, उसे आप सिल्क या कॉटन क्लॉथ या किसी के साथ एकदम से रब करना और
आप कोई भी पेपर की पीस के पास उसे ले जाओगे, नहीं अट्रैक्ट करेगी। ऐसा क्यों? उसके साथ भी आपने फ्रिक्शन करवाया। तो यहां पे ये देखा गया कि अच्छा, वो इसका ये मतलब हुआ कि प्लास्टिक रड को जब रब करवाया गया था तो वहां पे ना वो चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से वो पेपर की पीस को अटैक करती थी। वही मेटालिक रड क्या चार्ज नहीं हुआ होगा? चार्ज नहीं हुआ होगा, चार्ज हुआ होगा। चार्ज वहां पे ठहरा नहीं होगा। चार्ज हुआ, मेटालिक रड चार्ज हुआ, लेकिन ये चार्ज यहां से होते होते आपके हाथों में गया और हाथों से होते होते ग्राउंडिंग हो गया, मतलब चार्ज फ्लो कर गया। चार्ज हुआ, फ्लो कर गया। अगर यही मेटालिक रड आप प्लास्टिक के हैंडल या वुडन हैंडल के साथ आप उसे रब करवाइए, देखिए पेपर की पीस को ट्रैक करता है। इसका मतलब उस वक्त क्या हुआ? चार्ज फ्लो नहीं किया। तो यहां पे हमारे पास दो तरह के मटेरियल हुए। एक ऐसा मटेरियल जो खुद से चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता है, इंसुलेटर कहेंगे उसे। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये इंसुलेटर थे, रबड़ थे। और ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो कर जाता है, एक एंड से दूसरे एंड चला जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी की चार्ज कंडक्टर है, तो उसे कहेंगे हम लोग कंडक्टर। तो कंडक्टर इंसुलेटर की प्रॉपर्टी समझ में आई। सिंपल सी बात है कि जो चार्ज को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए वो कहलाएगा कंडक्टर, जो अलाउ नहीं करेगा वो कहलाएगा इंसुलेटर। क्लियर? तो ये चीजें हमने यहां पे डेफिनेशन में भी लिखी है। और एक बात कंडक्टर के रिगार्डिंग क्या होता है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री होते हैं। आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही काउज है कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिसिटी का। किसी के पास, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा था ग्रेफाइट वाली घटना क्लास 10th में, पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन में आपने ग्रेफाइट के बारे में सुना था। तो ग्रेफाइट में क्या होता था? एक अनबॉन्डेड कार्बन एटम्स रहते थे, रहता था ना। कार्बन जो एटम्स होते थे वो एक अनबॉन्ड रहते थे, जिसकी वजह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, वो अनबॉन्डेड रहते थे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता था, एक अनबॉन्ड बचता था उसमें, जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करती थी। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिक काउज है चार्ज के फ्लो का। ठीक? तो कंडक्टर टाइप के मटेरियल या ऐसे मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करती है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हो, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कैसे बाबू? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कोई भी कंडक्टर, तो उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल बोलो, सोडियम कंडक्टर है। चलो, सोडियम का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो सोडियम के पास कितने सेल होंगे? 1 2 3 सेल होंगे। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1 होंगे। तो आप ये बताइए न्यूक्लियस के साथ ये ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, इसके बाद वाले ऑर्बिट में भी बॉन्डेड है और इसके बाद वाले ऑर्बिट में भी बॉन्डेड है। लेकिन आपसे हम अगर ये पूछें कि न्यूक्लियस के साथ सबसे टाइटली बॉन्डेड कौन इलेक्ट्रॉन होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और सबसे लूजली आउटर। तो कंडक्टर टाइप के मटेरियल में क्या होती है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड न्यूक्लियस के साथ नहीं होते हैं, वो ऑलमोस्ट फ्री टू मूव होता है। मतलब थोड़ी सी भी आप एनर्जी दोगे ना वो मूव कर जाएगा, फ्री है वो, मतलब उसको कहते हैं वीकली बॉन्डेड। तो कंडक्टर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वीकली बॉन्डेड होता है, न्यूक्लियस के साथ उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड में नहीं होता है, इसलिए वो ऑलमोस्ट टू फ्री होता है। थोड़ी सी भी आप एनर्जी दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसे ही कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि कंडक्टर के पास बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है? तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेगा? जब वो लूजली बाउंडेड होगा, उतने अच्छे से न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बंधा हुआ नहीं होगा, और ऐसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे कंडक्टर। ठीक है? तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन काफी मात्रा में होती है,
और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस के साथ जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है यहां तक सर? गुड। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाबू इसमें चार्ज कैरियर कौन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन्स तो फिक्स होते हैं न्यूक्लियस में, तो चार्ज कैरियर कौन होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो चार्ज कैरी करता है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है हमारा। ये जनरली सॉलिड कंडक्टर में होता है। सॉलिड कंडक्टर जैसे कोई मेटल्स वगैरह हो गया सॉलिड कंडक्टर में। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड कंडक्टर है, क्या लिक्विड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है? नहीं, आयंस मूव कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा है? नहीं, जो लिक्विड कंडक्टर होता है, लिक्विड कंडक्टर को ही तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। याद है आपने सेल वगैरह बनाया है उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो कंडक्टिंग हो। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? कंडक्टिंग लिक्विड सॉल्यूशन को ही इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रोलाइट में आपका मूव कौन किया? दोनों, नेगेटिव आयंस भी मूव करते हैं और पॉजिटिव आयंस भी मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, प्रोटॉन फिक्स होता है। क्लियर है यहां तक? गुड। आपको पता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? बेस कंडक्टर की कैटेगरी में सिल्वर को रखा गया है, कभी पूछा भी जा सकता है। और बेस्ड कंडक्टर या कंडक्टर उसको कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो, नहीं, और रेसिस्टिविटी कम हो। ठीक है, उसी के जस्ट अपोजिट इंसुलेटर। इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो इसीलिए लगभग वो फ्री नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तभी फ्री करेगा। जैसे एयर की बात करें या और सभी की बात करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। लेकिन आप क्लास 12th में ही अगले चैप्टर में देखिएगा कि एयर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। नहीं, इसे कहा जाता है उस मीडियम का जिस मीडियम से जो ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देगी, ये वाली घटना कहलाती है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब उसकी जो नॉन कंडक्टिंग वाली कैपेसिटी है ना वो ब्रेक कर गई, अब वो कंडक्टिविटी शो करना लगेगा। और ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने से हम बोले थे ना, ज्यादा एनर्जी दोगे तो इंसुलेटर भी कंडक्टिविटी शो करने लगती है। क्यों होता है? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। हर इंसुलेटर का, पेपर का, वुड का, एयर का, ग्लास का, सबका अपना अपना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। हमारे सिलेबस में है, पढ़ना है। इसीलिए इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक है। इंसुलेटर का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक है। क्लियर है? इसमें चार्ज कैरियर तो होता ही नहीं है, लगभग इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो ये छोटी बातें हो गई इंसुलेटर और कंडक्टर को लेके। एक थर्ड टाइप का और कंडक्टर ये होता है जिसको मटेरियल, जिसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। अलग से आपके टॉपिक में सेमीकंडक्टर है, एक चैप्टर ही है जिसमें हम लोगों को सेमीकंडक्टर पढ़ना है, इसलिए सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर जब कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है? और फिर सेमीकंडक्टर के लिए आपके पास एक नया सा चैप्टर होगा, ठीक, पार्ट 2 में। आगे बढ़े। चलिए, अब आपका है मेथड ऑफ चार्जिंग। कैसे हम लोग चार्ज करें? वैसे सिलेबस में जो इंडक्शन वाला मेथड है वो लिखा हुआ है, लेकिन कंडक्शन पे सवाल पूछा गया। कंडक्शन मेथड पे क्वेश्चन पूछा गया, इंडक्शन वाला मेथड आपके एनसीईआरटी में हेडिंग डाल के बस लिखा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ब्रैकेट में कंडक्शन वाला कुछ मैटर दे रखा है, या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है, 2014 में भी आया है, हाल फिलहाल में भी आया है, तो हम लोग सीखेंगे उसको। तो कुछ मेथड हैं चार्जिंग के जिनमें से मेनली हमको पढ़ने हैं फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ये जो है आउट ऑफ सिलेबस है, इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है? ये हमारे सिलेबस से बाहर है, अभी इसको पढ़ना नहीं है। मतलब इसके सिर्फ इतने ही मेथड नहीं है, और भी सारे मेथड। इनमें से हो सकता है एक आप पढ़ें फोटो इमिशन के बारे में थोड़ा सा, या इसके रिलेटेड घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ी बहुत इसकी जानकारी मिलेंगी आपको। फिलहाल हमको ये 3 जो मेथड है इनको डिस्कस करना है डिटेल्स में। शुरू करें सर? ठीक, यहां तक कोई डाउट? आइए फ्रिक्शन की बात करें।
फ्रिक्शन एक ऐसा मेथड होता है चार्जिंग में जिसमें दोनों बड़ी चार्ज होती है। आपके पास दो मटेरियल है, समझ रहे हैं, और दोनों अनचार्ज हैं और दोनों को चार्ज करना है, तो बेस्ट वे है चार्जिंग का फ्रिक्शन। सबसे सस्ता, आसान, कहीं भी किसी के साथ आप करवा सकते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि दो सुटेबली अनचार्ज्ड बॉडी, मतलब सुटेबली का मतलब यहां पे क्या हुआ, न्यूट्रल बॉडी, उस न्यूट्रल बॉडी को आपस में क्लोज कर रहा है। सुटेबली का मतलब समझे, अब ग्लास रड को मत टकरा दो, समझ रहे ना, ग्लास को प्लास्टिक के साथ लाओ और दोनों अनचार्ज हो, उसको आपस में आपने रब किया, ठीक है। रब करने के बाद देखा किए गया कि ये जो ग्लास रड है ये भी पेपर की पिच को अट्रैक्ट करती है और ये जो प्लास्टिक रड है ये भी पेपर की पिच को अट्रैक्ट करती है, मतलब दोनों बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। अब फ्रिक्शन से क्या होता है कि ये क्यों हुआ ऐसा, आपको पता है कि चार्जिंग होने के मुख्य कारण क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का तो ट्रांसफर होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुआ होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन गया होगा, किसी एक में आया होगा। अब जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होता है पॉजिटिवली चार्ज और जिसमें आता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी, इंक्रीज करेगी, वो होगा नेगेटिवली चार्ज। अब कौन पॉजिटिवली चार्ज और कौन नेगेटिवली चार्ज, इसको चेक करने के लिए आपके पास एक सीरीज था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। आप ये बताइए, प्लास्टिक और ग्लास के साथ रबिंग करवाने पे ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज होता था और प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज होता था, ठीक है। ये चीजें हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से ही पता चल गई। या दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को काउंट करिए, आप नापिए तराजू से कि किसका मास घटा है, किसका मास बढ़ा है। भाई चार्जिंग होने के बाद मास में चेंज आती कि नहीं आती है, किसी का मास बढ़ता है, किसी का मास घटता है। बताओ, अभी चार्जिंग नहीं हुआ, इसका मास जितना था, चार्जिंग के बाद मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आई होगी। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो अपना मास को भी लेके जाएगा ना, तो मास तो इसका घट जाएगा। आप किलो तराजू, वैसे किलो तराजू से नहीं, मतलब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है जिससे आप इसके मास को नाप सकें, आपको अगर इसका मास घटता हुआ लगेगा कि लग गया है कि घट गया है, आप समझ लीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये भी एक तरीका हुआ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपके पास है तो ये सब हमें नहीं करना है, बस समझना है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा, इसकी तो गारंटी है ना, बस। तो जब चार्जिंग आप फ्रिक्शन के मेथड से करवाते हैं, नहीं, मैकेनिज्म क्या है, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट, रबिंग के केस में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में। किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगी ये कौन डिसाइड करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में चार्ज तो दोनों बॉडी होगी, लेकिन किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज आएगी ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करता है वो मटेरियल। मटेरियल, हर मटेरियल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। वर्क फंक्शन फिलहाल ये समझ लीजिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। वो मिनिमम एनर्जी किसी भी सबस्टांस की जितना देने से वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करना स्टार्ट कर देगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देगा, इसको हम लोग कहते हैं उस मटेरियल का वर्क फंक्शन। आई बात समझ में। तो ये वर्क फंक्शन डिसाइड करेगा कि किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को किस मटेरियल में जाना है। क्लियर है, गुड। तो इस पे भी हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये भी आपके सिलेबस में है, पढ़ना है, चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये समझ में आया कि फ्रिक्शन हुआ, दोनों बॉडी चार्ज हुई, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में गई, मतलब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ, दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुआ। आप हमें एक बात और बता दीजिए, अगर इससे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा, 10। मतलब ये जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ है सामने वाला बॉडी उतना ही नेगेटिव चार्ज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि जब चार्जिंग होगा फ्रिक्शन से, जब फ्रिक्शन से चार्जिंग होगा तो नेचर ऑफ चार्ज तो अपोजिट होगा,
एक बड़ी पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक बड़ी नेगेटिवली चार्ज होगी, लेकिन एक बड़ी जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी दूसरी वाली उतनी ही नेगेटिवली चार्ज होगी। ये तो क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। तो मतलब मोड ऑफ चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, साइन तो अलग अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। एक अगर 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज हुआ, दूसरा वाला 10 कूलम नेगेटिव चार्ज हुआ है। क्लियर है? इसलिए मोड ऑफ चार्ज को हमने सेम लिखा है। ये साइन जो हम लोग यूज करते हैं ये मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं। मतलब इसमें साइन आपको पता है ना, क्लास 6-7 में भी पढ़ा है, -3 के आगे ये लगा दो तो ये 3 हो जाता है। यहाँ पे बस वैल्यू को देखा जाता है, तो मोड ऑफ चार्ज क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? उसके बाद आप ये बताइए, मास ऑफ बॉडी अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाएगी तो मास में तो चेंज आना ही है। किसमें मास घटेगी, किसमें मास बढ़ेगी? भाई जिससे जाएगी उसके मास में कमी आएगी, जिसमें जाएगी उसके मास में इंक्रीजमेंट होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होता है? उससे इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए वो मास घटेगा, उसका वो मास लॉस करेगा। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में मास बढ़ जाएगी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी की मास बढ़ेगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मास, नेट चार्ज उस सिस्टम का वो कंजर्व होगा। पहले भी ये दोनों बॉडी न्यूट्रल थी और बाद में भी इस पे +10 और इस पे -10, तो बाद में भी नेट चार्ज दोनों का क्या, सिस्टम का क्या है? 0 है। मतलब चार्ज कंजर्व होती है। इसको हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी में और डिटेल, 2 ऐसी टेक्निक होंगे जिसमें पहली बार हम आपको ये प्रूफ करेंगे कि मास और चार्ज कंजर्व होता है। आज से पहले आपने बस पढ़ा है कि मास कंजर्व होती है और चार्ज कंजर्व होती है। इसका प्रूफ फर्स्ट टाइम आप करेंगे इसी चैप्टर में, जहां पे आपको ये भी शो हो जाएगा कि मास कंजर्व होता है, दिख जाएगा आपको कि हाँ सच में मास कंजर्व होता है और चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में 2 प्रोसेस है, एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन, 2 मेथड है। जिक्र है सिलेबस में, थोड़ा सा एक लाइन में दे रखा है, उसको डिटेल्स में डिस्कस करना पड़ेगा। टोटल मास और टोटल चार्ज तो कांस्टेंट होगा, वो कंजर्व होगा। क्लियर है? गुड। तो बताइए, फ्रिक्शन से कोई डाउट? मेथड ऑफ फ्रिक्शन में नहीं? एक बार रिकैप कर देते हैं। फ्रिक्शन में दोनों बॉडी चार्ज होती है, मतलब बोथ सुटेबली अनचार्ज बॉडी को जब आप आपस में रब करते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। एक पे जितना पॉजिटिव होता है दूसरे पे उतना नेगेटिव होता है। मास चेंज होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की मास घट जाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी की मास बढ़ जाती है माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर है? लेकिन टोटल मास और टोटल चार्ज कंजर्व होगा। ठीक, चलिए अब अगला मेथड है, इससे सवाल भी बनेंगे आपके, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में क्या होता है? कंडक्शन का क्या मतलब होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, नहीं तो मेथड होगा कंडक्शन। तो इसमें हम लोग चार्ज करने का टेक्निक समझो कि आपको फ्रिक्शन एक ऐसा टेक्निक था जिसमें दोनों बॉडी को चार्ज करनी थी, आपको दोनों बॉडी को चार्ज करनी थी। कंडक्शन में आपको क्या करना है? जिस बॉडी को चार्ज करना है मतलब उसको तो अनचार्ज रखना है, मतलब आपके पास एक अनचार्ज बॉडी होगी जिसको आपको चार्ज करना है और एक आपके पास सोर्स होगा, भाई जिससे चार्ज करोगे। होता है ना, बैटरी वगैरह को चार्ज करनी होती है तो सोर्स में लगाते हैं ना, एक न्यूट्रल सिस्टम होता है और एक चार्ज सिस्टम होता है आपके पास। उसी तरह से कंडक्शन वाले मेथड में हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी होगी, अनचार्ज बॉडी होगी जिसे हमें चार्ज करना है, और एक जो बॉडी होगी उसको चार्ज रखना है, मतलब वो चार्ज होनी चाहिए ऑलरेडी पहले से। क्लियर? अब आप इस बॉडी को कैसा चार्ज करना चाहते हैं? आप इसे पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करना चाहते हैं इसे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? चलिए पॉजिटिव कर लेते हैं। इसको आप अगर पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि मेथड अगर कंडक्शन हो, जिस भी न्यूट्रल बॉडी को आप जिस नेचर का चार्ज देना चाहते हैं, सामने वाली चार्ज बॉडी उसी नेचर की होनी चाहिए। बड़ा दिक्कत हो रहा है ना, कुछ चीज ना धीरे धीरे पकड़ में आता है। आप लोग बात कब करते हैं? जब हम बोर्ड पे होते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बोर्ड पे रहें ही नहीं, ये उनका एक टेक्निक है, समझे ना।
देखो नहीं हो रहा गप सब, चाह के भी बच्चा गप नहीं कर पा रहा है। तो धीरे धीरे पकड़, तुम लोग का नस टेप रहे हम धीरे धीरे ना। मेन मोटो मेरा यही था। एक तो ये था कि टाइम सेविंग होगा, थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम हो पाएंगे। दूसरा तो कंट्रोल 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 हो पाएगा। जरूरी है, बहुत जल्दी आप लोग को छोड़ देंगे। अगर सब कुछ विधिवत रहा ना तो समय से पहले आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा अपना, फिर उसके बाद ऐसे करते रहिएगा। और 12th है बाबू, नहीं तो थोड़ा सीरियस तो रहना पड़ेगा आपको भी और हम लोगों को भी। तो मजाक के मूड में नहीं रहेंगे, हमेशा सीरियस रहिए। 1 घंटा 45 मिनट की क्लास होगी, एकदम एक्यूरेट क्लास होगा, नाप जोख के पढ़ाना है ताकि सिलेबस को अचीव कर पाए। मेरा टारगेट जहां तक का है, नवंबर तक का टारगेट मेरा है। हमको नवंबर के लास्ट डे में क्या पढ़ाना है वो भी मेरा सेट है अभी तक, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। और हमको डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो सिलेबस आगे पीछे हो जाएगा। फिर नाप एकदम पूरा नापा तौला है कि किस दिन हमको कितना पढ़ाना है, सब नाप रखें, तो उस टाइम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कष्ट होगा, झेल लीजिए, क्या दिक्कत है। आइए बात करते हैं। कंडक्शन में एक बॉडी चार्ज होगी और एक बॉडी अनचार्ज होगी। अनचार्ज को चार्ज करना है, अनचार्ज बॉडी को जिस नेचर का चार्ज करना है उसी नेचर वाली चार्ज बॉडी आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर आपको इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो सामने वाला बॉडी भी आपको पहले से पॉजिटिवली चार्ज रखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है समझ पाए कंडक्शन होने के लिए? ठीक है, अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो आपके पास जो सोर्स होंगे, यानी सोर्स बॉडी जो होगा वो भी पहले से ऑलरेडी आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अब आइए दोनों का कराते हैं मिलन, मतलब कंटेक्ट में लाते हैं। तो या तो कंटेक्ट में लाइए या तो कंडक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ दीजिए। नहीं, आप इन दोनों बॉडी को क्या करा, एक बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो बी वाला ऑब्जेक्ट है, स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर, ये अभी अनचार्ज है। तो कंडक्शन में क्या होता है, दोनों पे चार्ज सेम आता है। तो अब हमने क्या किया, दोनों के बीच कंडक्शन करवाया। कंडक्शन करवाने के लिए आप दोनों को तार से जोड़ भी सकते हैं, कंडक्शन से टच करवाइए या एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ दीजिए। अब क्या होगा कि चार्ज का फ्लो, वैसे थोड़ा बहुत तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही है कि चार्ज का फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो चार्ज का फ्लो होगा। तो यहां पे एक का पोटेंशियल हाई है और एक का पोटेंशियल 0 है, तो चार्ज का फ्लो तो होना ही है। तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, नहीं माइग्रेट करने लगेगा चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करने लगेगा। तो ये जो ए बॉडी है, ए बॉडी से बी बॉडी में चार्ज जाने लगेगा। कब तक जाएगा, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, तब तक ना चार्ज, भाई चार्ज का फ्लो कब तक होता है, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया, चार्ज का ट्रांसमिशन रुक जाएगा, तब तक ये चार्ज फ्लो होते रहेगा। आई बात समझ में? तो जैसे इस पे मान लीजिए 10 प्लस था, 10 ठो प्लस था, तो 5 प्लस इसमें गया और 5 प्लस जाने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो छठा प्लस उसमें नहीं जाएगा। उसमें इसमें भी 5 प्लस रहा, इसमें भी 5 प्लस रहा। जो बॉडी आपके पास पहले से अनचार्ज थी अब वो चार्ज हो गई ना, चार्ज होगी ना। इसमें क्या होता है कि नेचर ऑफ चार्ज सेम होता है। अगर एक बॉडी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी को भी कंडक्शन वाले मेथड से उसे वो पॉजिटिवली चार्ज ही कर देगी। क्लियर है? समझ में बात को? अब बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में बताइए। तो यहां पे तुमको लग रहा होगा सर अच्छा ये +5 है और ये भी +5 है तो सेम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहां पे ऐसा इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है, चार्ज लूज या गेन करने की एबिलिटी दोनों की सेम है, इसलिए दोनों सेम सेम चार्ज हुआ है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसी कंसेप्ट पे सवाल भी होगा, ध्यान से समझिएगा। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैपेसिटी कितनी है दोनों की, नहीं कैपेसिटी के रेशियो। ये कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में। ठीक है,
तो कैपेसिटी कैसे निकाला जाएगा, कैपेसिटी क्या बताती है, किस बात पे डिपेंड करती है, ये सब सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल ये समझ लीजिए कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी किस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी की बात करें। तो जिसके चार्ज को गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी इसके हिसाब से वो चार्ज ज्यादा ले पाएगा। अभी सवाल से भी समझ में आएगा। तो चार्ज जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उस पर ज्यादा चार्ज होगा, मतलब चार्ज यहां पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी के, जो चार्ज होगा वो प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी के होगा। समझ गए, क्यू ए बाय क्यू बी, मतलब कैपेसिटी का जो रेशियो होगा वही रेशियो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों बॉडी पे चार्ज होगी। अभी यहाँ पे कैपेसिटी का रेशियो आपसे पूछा जाता तो बोलते 1:1, इसलिए चार्ज दोनों में बरोबर बरोबर है। क्लियर है, यहाँ तक आई बात समझ में? तुम्हारे मन में एक सवाल अभी तक आना चाहिए, नहीं आया है, हम याद दिला देते हैं कि सर बार बार आप तब से बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करती है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करती है, क्या करवाया आपने? पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो किया है ना, तो अभी तो पॉजिटिव किया है ना, इससे प्लस इसमें गया ना, इसमें 10 प्लस थे ना बाबू, इसमें 10 प्लस थे ना, 10 प्लस उठ के 5 प्लस गया ना, तो फ्लो कौन किया, पॉजिटिव चार्ज किया है। हाँ, फ्लो पॉजिटिव चार्ज नहीं किया है। आई बात समझ में, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है। देखो कैसे, देखो इसमें क्या हुआ है कि ये न्यूट्रल थी ना, ये न्यूट्रल थी ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस हुआ। आई बात समझ में, बोलो। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्या ये जीरो पोटेंशियल लो पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है? नहीं, करंट हाई से लो की तरफ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ जाता है। क्या ये लो पोटेंशियल था, ये हाई पोटेंशियल है, गया तो इलेक्ट्रॉन, सही तो है। आई बात समझ में, मैटर है, नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करती है, फ्लो कौन करता है, नेगेटिव चार्ज। और यहां पे नेगेटिव चार्ज का ही फ्लो हुआ है, नहीं, नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में जितनी पॉजिटिव थी उतनी नेगेटिव थी, तो भाई 5 नेगेटिव अगर आया है तो 5 पॉजिटिव अपेयर हो गया, इसको कहते हैं इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस हुआ। क्लियर है, समझ पाए? बहुत बढ़िया। आइए इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ सवाल से इसको समझें। देखो बोर्ड पे 2 आसान सा सवाल है, इसमें कहा यह गया कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, दोनों की कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है 3:2। बताइए अगर इनिशियली इस पे चार्ज +10 कूलम है, अगर इनिशियली इस पे चार्ज +10 कूलम है, तो बताइए कंडक्शन के बाद फाइंड चार्ज बी आफ्टर कंडक्शन, कंडक्शन के बाद बी पे कितना चार्ज होगा, कंडक्शन के बाद बी पे कितना चार्ज होगा बताइए। किस हाँ 20/3, तो वही 20/3 ही होता है। कैसे करेंगे? वही सीधी सी बात है, आपको हमने ये कहा था कि चार्ज का रेशियो वही होगा जो कैपेसिटी का रेशियो होगा आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर कंडक्शन। देखो तो जरा, कैपेसिटी का रेशियो कितना है, 3:2 है, मतलब चार्ज का रेशियो भी कितना होना चाहिए, 3:2। अब ये दोनों मिलके कितने चार्ज बनेंगे, 10 ही चार्ज को बंटना है ना। आपके पास टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने हैं, 10, तो 10 को ही बांटोगे, तो 10 को इस रेशियो में बांट दो। इनको करोगे, इसको मान लो 3x तो इसको 2x, 3x + 2x = 10 होने चाहिए, ऐसे रेशियो में बांटते हैं ना। मतलब 5x = 10, तो x = कितना हुआ बाबू, 10/5 मतलब 2, 10/5 मतलब 2। अब बताइए a पे चार्ज कितना होगा, देखो a का वैल्यू कितना था, 3x था, तो कितना हुआ 3 × 2 कितना 6, और b पे चार्ज कितना था 2x था, तो 2 × 2 कितना हुआ 4 कूलम और 6 कूलम ना बाबू। क्या हो गया,
हाँ ये न्यूट्रल है ना, अभी स्टार्टिंग में न्यूट्रल है ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 22/6 बोले थे आप लोग, क्या सोच के? बाबू 20 कैसे आया और 22/3 कैसे आया? हाँ बोलो बोलो भाई, सिंपल सी बात है, समझो। कैसे ऐसे सोचते हो? सिंपल सी बात है, 10 समोसा आपके पास है। अब बाबू प्लस कैसे करेंगे? हाँ हाँ, आपके पास 10 समोसा है ना, 10 समोसा 2 लोगों में बांटना है। किस रेशियो में? 3:2 में। अगर मान लीजिए 1:1 में बांटना होता तो 5-5 देते ना, 3:2 में बांटना हो तो भाई 10 समोसा 2 लोगों में बांटो ना 3:2 रेशियो में, 5-5, तब हाँ एक को 6 दूसरे को 4 मिलेगा। कैसे सोचते हो? एक को 6 दूसरे को 4, 6-4 है। बाबू क्वेश्चन नहीं समझा? हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली इस पे चार्ज 10 कूलम था और इनिशियली ये क्या है, Q ऑन B 0 इनिशियली, समझे? शुरू में अब दोनों को कंडक्शन करवा दिया गया। क्या अब A पे चार्ज 10 कूलम रहेगा? नहीं, A पे चार्ज 10 रहेगा, A से कुछ जाएगा B में, तो B में कितना जाएगा? तो ऐसे रेशियो वाला सवाल सिंपल सा है भाई। सिंपल सी बात ये हो गई कि दोनों में बांटना है ना 3:2 में, समझो। अभी क्या टेक्निक क्या कह रहा है, वहीं से देखो ना, Q1/Q2 = C1/C2 होना चाहिए। yes or no? अब बताइए C1/C2 कितना है? 3:2 है। इसी रेशियो में चार्ज बटेगा भाई। बांटने के लिए आपके पास 10 ही लोग हैं ना, 10 को 2 हिस्सों में बांटना है 3:2 रेशियो में। ऐसे नहीं बांटते हैं, दोनों का रेशियो मान लेते हैं x या कुछ भी कर लो, या तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं, सीधा 3:2 में बांटोगे तो 6 और 4 ही होगा। 10 को 3:2 में बांटोगे ना तो 6:4 ही ना होगा। तब मतलब अगर Q1 हमारा 3x है, इसका ये ना मतलब हुआ कि अगर Q1 3x होगा आफ्टर कंडक्शन तो Q2 2x होगा, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए? तो 5x = 10, क्योंकि 10 ही को तो बटना है, तो x = कितना आया? 2, तो Q1 मतलब 3x बराबर कितना हुआ? 6, और Q2 2x = कितना हुआ? 4। मतलब कंडक्शन के बाद A पे चार्ज होगा 6 और B पे चार्ज होगा 4, और क्योंकि कैपेसिटी A की ज्यादा है तो A पे ज्यादा चार्ज होना चाहिए था, है? तो अभी भी नहीं समझे कि नहीं? समझ गए? क्या सब करते हैं तुम लोग, क्या सब करते हो? कैसे बांटा पता नहीं, बंटवारा तुम लोगों से नहीं होगा, बाल बच्चा तुम लोग का मर जाएगा। अजीब तरह से बांटोगे, जिंदगी भर हिसाब ही करने में लग जाएगा कि भाई बांटे कैसे पिताजी, हमें किस रेशियो में बांटे पता ही नहीं चला। क्या सोच के ऐसा खतरनाक डाटा दोगे तो बेचारा जिंदगी बीत जाएगी उसको यही सोचने में कि आखिर मेरा हिस्सा ऐसा क्यों हुआ, झगड़ा ही नहीं हुआ। समझ पाए बाबू? हैं? कोई डाउट नहीं ना? गुड। अगला सवाल ये है कि आपको कहा गया कि A पे चार्ज इनिशियली, ध्यान से देखो, A पे इनिशियली कितना चार्ज है? 10 कूलम। सामने अर्थ है इसका, मतलब एक ऐसा कंडक्टर है जो अर्थ के साइज का है, या आप अर्थ मान लो ना, जैसे आपके पास एक रड है, चार्ज रड, जिसपे चार्ज है 10 कूलम का, उसको तार से जोड़ दिया अर्थ को, मतलब आपने क्या करा है? अर्थिंग करा है। ये टेक्निक क्या है? अर्थिंग का। भाई जैसे कंडक्शन करोगे
ये टेक्निक अर्थ के साथ कंडक्शन करोगे तो क्या होगा, अर्थिंग न कहलाएगा। अर्थिंग के बाद बताइए ए पे चार्ज कितना होगा, और कितना होगा ए पे चार्ज, सारा का सारा चार्ज चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी इनफिनाइट है रे बाबू, अर्थ की कैपेसिटी इनफिनाइट है, तो सारा का सारा चार्ज चला गया अर्थ पे। और आफ्टर अर्थिंग चार्ज ऑन ए इक्वल टू 0। रीजन क्या था, रीजन ये था कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इनफिनाइट, पूरा का पूरा चार्ज खींच लेगा सारा का सारा। आई बात समझ में, पकड़ पाए बात को। सामने वाली बॉडी की कैपेसिटी अगर इनफिनाइट हो तो पूरा का पूरा, इनफिनाइट मतलब चार्ज को खींचने की कैपेसिटी इनफिनाइट है, सारा का सारा चार्ज खींच लेगा। यहीं से कंसेप्ट बनेगा इवन टोटल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर। ये चीजें हमें ये सिखाती है कि आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी, मतलब कोई एक बॉडी सामने वाली बॉडी की पूरी चार्ज खींच सकती है। डिपेंड करता है कि इस बॉडी के रिस्पेक्ट में इस बॉडी की कैपेसिटी इनफिनाइट होनी चाहिए। आई बात समझ में, पक्का। चलते चलते एक सवाल कर लो, देखते हैं तुम लोग समझे कि नहीं समझे। सवाल ऐसे ही रहने देते हैं इसी फॉर्मेट पे, अब गलत मत करना प्लीज, इधर टूट जाएगा हमारा। हाँ सर, नहीं मिटाना था क्या, अच्छा ठीक है। सवाल करो। अभी इनिशियली ए पे चार्ज है मान लो +10 कूलम, +10 में करते हैं, चलो 12 कूलम प्लस में, और बी पे चार्ज है मान लो -18 कूलम इनिशियली, ठीक है। आफ्टर कंडक्शन चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन बी बताइए। कैपेसिटी क्या है दोनों का, सेम कर देते हैं। C1 और CA और CB का रेशियो 1:1 है, CA और CB का रेशियो 1:1 है। तब अगर कैपेसिटी सेम हो, आंसर आया क्या आप लोगों का, बारह फिट्टूस बचा कितना, -6, एक पे -3 दूसरे पे -3, इतना सोचोगे। कभी आसान तरीके से भी सोचा करो ना, मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, कम सोचने से भी काम चलेगा। बकलोल -3 होगा, इतना सोचोगे भाई, दोनों की कैपेसिटी सेम है। अगर सेम हो गई तो 12 प्लस और 12 माइनस, फिट्टूस खत्म भाई, ट्रांसलेशन होगा ना, जाएगा नलफाइल होगा, और ओवरऑल बी पे कितना बच जाएगा, -6। तो -6 आधा बटे कितनी बटेगा, आई बात समझ में। ध्यान रखना, जब कैपेसिटी सेम हो ना, जब कैपेसिटी सेम हो, नहीं, इफ C1 is to C2 equal to 1:1, then after conduction charge on A equal to charge on B होता है, और ये होता है Q1 plus Q2 by 2। समझे बात को, Q1 plus Q2 by 2। अब इसको देख लो, Q1 कितना +12, -18 by 2 बताइए, -6 by 2, -3 आया कि नहीं आया, समझ पाए ये वाला। ठीक है, अगली क्लास में इस पे बोर्ड में पूछा गया सवाल जो है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज से के क्लास से रिलेटेड कोई डाउट किसी को तो बताइए, नहीं तो छुट्टी। मिलते हैं कल हम लोग नए कंसेप्ट और सवालों के साथ, बने रहिए तब तक, धन्यवाद।